हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर से सरल घनी, अंतः केंद्रित घनी और फलक केंद्रित घनी के क्रिस्टलों की संकुलन क्षमता की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में समझाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता, इसमें एक फिगर भी दिया गया है। एक घन बना हुआ है, घन के ऊपर दो गोले बने हुए हैं। एक गोले में त्रिज्या की लंबाई r दिखाई गई है और घन की भुजा की लंबाई a होती है। तो प्रत्येक कण का जो अर्धव्यास है वो r है। तो r में और भुजा में, यानी भुजा की लंबाई में और अर्धव्यास में एक संबंध बनाया गया है, क्योंकि भुजा बराबर 2r। घन की लंबाई, घन की एक भुजा त्रिज्या के दुगनी होती है, यानी 2r बराबर होगा a। अब घनी एकक कोष्ठिका है तो इसका आयतन होता है भुजाघात 3, जैसा कि आप देख रहे हैं। भुजाघात 3 में a का मान आपने ऊपर देखा 2r है, तो a के स्थान पर 2r रखेंगे तो 2r की पावर 3 हो जाएगी। इसको जब खोलेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8r³ हो जाएगा। सरल घनी एकक कोष्ठिका है। यहाँ से आपको घनी एकक कोष्ठिका का आयतन प्राप्त हो गया। अब आयतन प्राप्त होने के बाद हम देखेंगे कि जो सरल घनी एकक कोष्ठिका है, इसमें केवल एक परमाणु होता है, यानी इसमें Z का मान 1 होता है। अध्यासित दिक् स्थान का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 πr³, यानी घन का जो आयतन होता है अध्यासित दिक् स्थान का वो 4/3 πr³ होता है। तो अब इसकी संकुलन क्षमता की जो गणना हमें करनी होती है, उसके लिए एक सूत्र व्यापित किया गया है, जिसमें एक परमाणु का आयतन बटे घनी एकक कोष्ठिका का आयतन गुणे 100। तो एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³ है। घनी एकक कोष्ठिका का आयतन, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था, 8r³ हुआ इंटू 100। इसको मल्टीपल करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद π/6 गुणे 100, यानी 100 π/6। पाई का मान 22/7 होता है। पाई के स्थान पर 22/7 रख देंगे। 22/7 रखने पर इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान निकलेगा 52.38%, यानी समथिंग 52.4%। अर्थात जो हमारा पहला टॉपिक था, इसका सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता की गणना कैसे करेंगे। तो चूँकि सरल घनी जालक संकुलन में क्षमता की गणना जब की जाती है तो उसमें उसके संकुलन क्षमता का मान 52.4% होता है। इसके बाद अंतः केंद्रित घनी जालक में संकुलन क्षमता, इसमें भी आपको एक फिगर दिखाया गया है। इसमें एक त्रिभुज आपको दिख रहा है EFD। ध्यान से जो त्रिभुज बोल रहे हैं हम उसको ध्यान से देखिए, EFD। इस त्रिभुज में कोर की लंबाई जो FD है वो आपकी B है, जो ED है वो A है और जो EF है वो भी A है। तो अब B² बराबर A² + A² बराबर 2A²। अगर B बराबर देखें तो इधर से जब वर्ग घटेगा तो इधर आपका √2A हो जाएगा। B² बराबर 2A² हुआ तो B बराबर √2A² होगा। A² का आपका वर्ग निकल जाएगा, √2 बचेगा, A बाहर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज आपका AFD, ऊपर जाइए, AFD। तो AFD में आप देखेंगे तो AFD में AF बराबर आपका है C। ध्यान से देखिए, और FD बराबर है B और A और D बराबर है A, यानी यहाँ पर आपका जो कर्ण है वो आपका AF है। तो AF बराबर होगा AF² बराबर AD² + FD²।
यानी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान है आपका 2a स्क्वायर, जैसा अभी आपने ऊपर त्रिभुज EFD से निकाला है उसको यहाँ पर रख देंगे। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, जब सी बराबर निकालेंगे तो √3a हो जाएगा। आगे जो काय विकर्ण है आपका, सी की लंबाई, काय विकर्ण मतलब AF की बात की जा रही है, सी की लंबाई 4r के बराबर है। ध्यान से देखिए, इसमें आपके गोले बने हुए हैं बीच में, तो जो आपका सबसे नीचे गोला है बिंदु E के पास, उसकी आधी त्रिज्या r है। जो बिंदु B के पास वाला गोला है उसकी आधी त्रिज्या r है। जो बीच में गोला है उसकी त्रिज्या 2r है। चूँकि वो पूरा व्यास लिया जाएगा इसलिए वो 2r हो जाएगा। तो 2r, r और r मिल करके जोड़ेंगे तो 4r हो जाएगा। यहाँ पर जो आपने निकाला है AF बराबर, अभी मान त्रिभुज AFD में वो AF बराबर निकला था, AF बराबर AD प्लस FD स्क्वायर। तो AF का मान आपका √3a था, तो √3a के स्थान पर आप 4a रखेंगे। तो अब उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, √3a बराबर 4a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4/√3r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम त्रिज्या के रूप में लिखें तो r बराबर √3/4a हो जाएगा। इस प्रकार की संरचना में परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है, यानी यहाँ पर z का मान 2 होता है। सरल घनी में z बराबर 1 होता है, अंतः घनी में z बराबर 2 होता है। और उनका आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 4/3 πr³। क्योंकि कुल परमाणुओं की संख्या से जब गुणा करेंगे एक एक परमाणु का तो उसका आयतन निकलेगा। घन का आयतन a³ × 4/3 r का होल क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब a³ बराबर, इसको आप रख लीजिए 4/√3r का होल क्यूब। फिर संकुलन क्षमता वाला सूत्र वही ऊपर लगेगा, एकक कोष्ठिका में 2 गोलों द्वारा अभ्यासित आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100। उसमें आप उसको रखिए। तो पहले आपका अभ्यासित वाला क्या मान था 2 × 4/3 πr³। और जो आपने पहले इसके अभी हल किया था एकक कोष्ठ क्या कहते हैं अंतः केंद्रित घनी कोष्ठिका का जो आयतन निकाला था घन का आयतन, वो था आपका 4/√3 r की पावर होल क्यूब। इसको आप रख करके कैलकुलेट करिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 आगे 2 से गुणा कर लीजिए इसको, तो 8/3 हो जाएगा πr³ बटे 4/√3 का होल क्यूब है 4 चौक 16, 16 चौको 64 बटे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 होता है। तो ये 3/√3 के बराबर हो जाएगा गुणे 100। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे तो ये 68% निकलेगा। यानी जो अंतः केंद्रित घनी जालक होते हैं उसकी संकुलन क्षमता 68% होती है। तीसरा, फलक केंद्रित घनी जालक में संकुलन क्षमता। एक चित्र इसमें भी आपको दिखाया गया है। इसमें एक त्रिभुज है आपका ABC, इसमें आपका AC कर्ण है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस, यानी AC का मान है B, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, अर्थात B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर क्या हुआ 2A स्क्वायर, B बराबर √2A। अब देखिए गोले का जो अर्धव्यास है यानी त्रिज्या r होगी, तो B बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 3 गोले सीरियल से दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले गोले की त्रिज्या r, जिस पर A बिंदु है, जहाँ पर C बिंदु है उस पर भी गोले की त्रिज्या r। जो B वाला गोला है उसमें 2r होगा क्योंकि उसका व्यास है, त्रिज्या गुणे त्रिज्या इक्वल टू व्यास होता है। तो ये आपका हो जाएगा 4r। तो B बराबर 4r या √2a, इसका मान आपने ऊपर B बराबर भी निकाला है √2a, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर से। तो यहाँ पर आप मान रख सकते हैं इसका, यानी B बराबर 4r बराबर √2a। तो A का मान बराबर क्या हुआ 4r बटे √2। इसकी हम करनी ले लें अगर, तो करनी से इसको हल करें तो √2 बटे √2 से गुणा कर दें तो ये 2√2r निकल आएगा। यानी r का मान आपका यहाँ पर r बराबर a बटे 2√2 हो जाएगा। अब जो फलक केंद्रित घनी जालक होते हैं इसमें z का मान, इसको z से प्रदर्शित करते हैं जहाँ पर परमाणुओं की संख्या दिखाई जाती है, ये z कहलाता है। इस प्रकार की संरचना में परमाणुओं की कुल संख्या 4 होती है, यानी z का मान यहाँ पर 4 होता है। तो इसके आयतन को यानी 4/3 πr³ को 4 से गुणा कर लेंगे और यही आपका यहाँ पर
एकक कोष्ठिका के चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन हो जाएगा। और उसके ऊपर आपने अभी निकाला है गोले का आयतन, जो गोले के अर्धव्यास के द्वारा, वो आपका मान था a/2√2। ठीक, तो संकुलन क्षमता वाले सूत्र में एकक कोष्ठिका के चारों गोलों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100 में मान इसका रखेंगे। और मान रख करके इसको कैलकुलेट तो आपको करना है, आप अपनी कॉपी पे इसको अलग लिख करके कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके गुणा करके इसको हल करिए, हल करके इसका मान निकालिए, देखिए कितना निकलता है, 74% समथिंग। इस तरह से आपको यहाँ पर तीनों, पहला सरल घनी, दूसरा अंतः केंद्रित घनी और तीसरा फलक केंद्रित घनी, इन तीनों की संकुलन क्षमता का मान कैसे निकाला जाएगा इसकी जानकारी आपको हमने दी है। इसको आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पेपर का पहला लेसन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसमें आपके कैलकुलेट भी होगा, उससे आप देखिए, अन्यथा इससे आप इसको अपनी कॉपी पर उतारिए, कॉपी पर उतार कर इसका कैलकुलेट करके इसको समझिए। जहाँ समझ में ना आए आप हमें मैसेज करके इसके बारे में जानकारी लें। धन्यवाद।